Hello friends, in today's video we are going to learn that how to write NCP because some students are facing problem that NCP कैसे बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि let's make a video on NCP. So let's start the video. जब हम NCP बनाते हैं तो सबसे पहले हमें चीफ कंप्लेंट्स लिखना आना चाहिए। तो स्टार्ट करें। I hope it is visible to you. द चीफ कंप्लेन ऑफ द पेशेंट, ये चीफ कंप्लेन जो होती है वो हम पेशेंट से पूछते हैं और जो जो चीज़ें वो बताता है उसको लिखते चले जाते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन डाटा के साथ। अ 31-year-old मैन एडमिटेड इन द डैश डैश हॉस्पिटल, हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम मेंशन करना है, ऑन डेट भी मेंशन करना है, देन एट अबाउट 6 PM, आफ्टर दैट टाइम मेंशन करना है विद द कंप्लेन ऑफ। हाँ, यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि जो जो पेशेंट्स की कंप्लेन है, जिस प्रॉब्लम से पेशेंट सफ़र कर रहा है, जैसे कि फ़ीवर है तो वो कितने दिनों से है, चिल्स है तो वो कितने दिनों से है, शिवरिंग है तो शिवरिंग पेशेंट को कितने दिनों से हो रही है, ये चीज़ें हम पूछेंगे और फिर उसको लिखते चले जाएंगे। तो विद द कंप्लेन ऑफ फीवर सिंस 3 days, यहाँ गौर कीजिएगा, सिंस 3 days, देन चिल्स सिंस 3 days एंड शिवरिंग सिंस 2 days। जब हम पेशेंट्स की कंप्लेंट्स को इस तरीके से लिख लेते हैं तो हमें डायग्नोसिस फॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चीफ कंप्लेंट्स के बाद हम पेशेंट्स की डायग्नोसिस पे देखेंगे। जनरली वो पेशेंट की फ़ाइल पे लिखा होता है, एक अलग से लिखा होता है डायग्नोसिस, वहाँ मेंशन होता है कि पेशेंट को हुआ क्या है। उसके बेसिस पे हम केयर प्रोवाइड करते हैं और केयर प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द डायग्नोसिस। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए दैट जब भी हम डायग्नोसिस बनाएं वो नंदा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू नंदा ओनली। आप नेट पे सर्च करोगे दैट वुड बी ईजिली अवेलेबल फॉर यू। और डायग्नोसिस जो होती है वो प्रायोरिटी वाइज होती है, डायग्नोसिस हमेशा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बनती है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डायग्नोसिस। पेशेंट को सबसे पहले क्या था, फ़ीवर था, तो हमें फ़ीवर कम करना है, इसके लिए हमें डायग्नोसिस बनानी है। फ़ीवर को मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू हाइपरथर्मिया क्यों है? जब फीवर आता है मैक्सिमम केसेस में फीवर इन्फेक्शंस की वजह से आता है। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस, हाइपरथर्मिया है क्यों है, इन्फेक्शियस प्रोसेस की वजह से। अब इसका एविडेंस क्या है हमारे पास, एज एविडेंस बाय लिखते हैं ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो। ठीक है, किस प्रूफ के बेस पे हम ये कह रहे हैं कि पेशेंट को हाइपरथर्मिया है। हाइपरथर्मिया related to infectious process as evidenced by thermometer, रीडिंग। हमने थर्मोमीटर से रीडिंग ली तब हमें पता चला कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे थर्मोमीटर का रीडिंग कितना आया, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हुई हमारी फर्स्ट डायग्नोसिस।
जिसमें कि हमने ये देखा कि पेशेंट को हाइपोथर्मिया है। हाइपोथर्मिया क्यों है? इन्फेक्शियस प्रोसेस की वजह से है। और उसका एविडेंस क्या है? हमारा थर्मोमीटर रीडिंग, जिसमें कि हमारी रीडिंग आई है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टीचर कॉपी चेक करे तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई क्वेश्चन अराइज ना हो। नाउ द नेक्स्ट डायग्नोसिस। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। अब हम देखेंगे कि पेशेंट को और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और प्रायोरिटी वाइज उसको हम लिखते जाएंगे डायग्नोसिस फॉर्म में। मेरे पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी थी, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। एक्चुअली दीज टर्म्स कम्स फ्रॉम दी नंदा डायग्नोसिस। तो जब भी आप एनसीपी बनाएं, नंदा डायग्नोसिस को साथ में रखें या फिर उसको लर्न कर लें। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू, अब पेशेंट को क्यों ब्रीदिंग पैटर्न हो रही है? एयरवे इरिटेंट्स की वजह से। हमें कैसे पता चला कि पेशेंट को ब्रीदिंग डिस्टर्बेंस है? तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एज एविडेंस बाय ब्रीथलेसनेस। पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो रही थी, जिससे कि हमें ये पता चला कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। और हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा उसके अंदर? एंड डिस्कम्फर्ट। जब पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी तो नॉर्मल सी बात है, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं था। सो द पेशेंट इज ऑल्सो हैविंग डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी विल सी द थर्ड डायग्नोसिस, ineffective airway clearance। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, उसका जो एयरवे है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं क्लियर है? रिलेटेड टू अब हम वहाँ यहाँ पे वो रीज़न मेंशन करना है। एंड द रीज़न इज इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। अब इसका प्रूफ क्या है हमारे पास? एज एविडेंस बाय the patient is having cough with sputum। हमें कफ में स्पूटम मिला। एंड और क्या प्रॉब्लम हुई जिससे हमें पता चला कि पेशेंट का एयरवे क्लियर नहीं है? वर्बल डिस्कम्फर्ट। जब पेशेंट बात कर रहा था, द वॉइस वॉज नॉट क्लियर, द वॉइस वॉज हैवी, जिससे हमें पता चला कि उसको वर्बल डिस्कम्फर्ट भी है। तो ये हुई हमारी थर्ड डायग्नोसिस, दैट इज इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एज एविडेंस बाय कफ विथ स्पूटम एंड वर्बल डिस्कम्फर्ट।
Next we will see the fourth diagnosis. Altered sleep pattern. This is again taken from the Nanda diagnosis. स्लीप पैटर्न ऑल्टर्ड है क्योंकि रिलेटेड टू फीवर एंड ब्रीदिंग डिस्टर्बेंस अब हमें कैसे पता चला कि पेशेंट को स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस है, पेशेंट का स्लीप पैटर्न ऑल्टर्ड है? तो हम यहाँ पे प्रूफ बताएंगे एज एविडेंस बाय डार्क सर्कल्स एंड sunken आइस। फिर हमें ये भी मेंशन करना है कि पेशेंट कितने आवर्स की स्लीप ले रहा है, कितने घंटे वो सो रहा है। द पेशेंट इज स्लीपिंग 2 to 3 hours at night only. Next we will see the fifth diagnosis. Anxiety related to पेशेंट को जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, पेशेंट को एंजाइटी होगी कि उसे क्या हुआ है, वो कब ठीक होगा, उसे ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह से पेशेंट को एंजाइटी होती है। इज़ रिलेटेड टू hyperthermia and impaired breathing pattern अब पेशेंट की ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पेशेंट को एंजाइटी हुई। इसका प्रूफ क्या है हमारे पास? तो हम प्रूफ देंगे एज एविडेंस बाय फियर ऑफ डेथ। पेशेंट के अंदर फियर है डेथ का एंड frequent asking questions from healthcare workers। तो पेशेंट को एंजाइटी है, क्यों है? हाइपरथर्मिया की वजह से और ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से, जिसका एविडेंस है हमारे पास फियर ऑफ डेथ एंड फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दी हेल्थ केयर वर्कर्स। बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को एंजाइटी है। तो ये है आपकी 5 डायग्नोसिस जिसको आपको लिखना होता है। इन 5 डायग्नोसिस में से किसी भी 3 डायग्नोसिस के ऊपर आप एनसीपी बना सकते हो।